हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स के एंड गेम के बाद अब बारी है दी मोस्ट अवेटेड ज्योग्राफी की एंड गेम का। इस पर्टिकुलर लेक्चर में तुम सारे चैप्टर्स तो रिवाइज कर ही लोगे, साथ ही साथ बोर्ड्स के वो सारे क्वेश्चंस देखोगे जो अभी 2026 में वापस आएंगे। वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो हर साल देखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में वैसे तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये, बट उस वास्ट सब्जेक्ट में हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजें सॉल्व करनी होती है। 3 नंबर का मैप आना है, 5 नंबर के लगभग लगभग एमसीक्यू आना है, यानी 12 नंबर के थ्योरेटिकल पोर्शन हमको कवर करना है। उस अकॉर्डिंग दिमाग से पढ़ना जरूरी है। पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ध्यान से समझो बेटा। कभी कभार इसमें ये रियो डी जेनेरियो समिट आ जाता है जो जून 1992 में ब्राजील के अंदर हुआ था, और इसका मेन एजेंडा जो अडॉप्ट किया था वो किया था 21, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कैसे पर्यावरण को बचाया जा सके वो किया गया था। ये बोर्ड्स को बड़ा पसंद है। रिसोर्स प्लानिंग हर साल 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन पधार चुके हैं। इंडिया में हर जगह अलग अलग रिसोर्सेस पाई जाती है। जैसे झारखंड और मध्य प्रदेश के अंदर आपको कोयला, आयरन जैसी चीजें बड़ी मिल जाएगी। आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो आपको पानी की बड़ी मिल जाएगी। राजस्थान जाओगे तो सोलर एनर्जी बहुत मिल जाएगी। बट ये रिसोर्सेस कुछ जगह कैसी है, कुछ जगह कैसी है, तो हमें एक इफेक्टिव बैलेंस बनाना पड़ता है। हमें एक तरीके से इनको बांटना पड़ता है जिससे हर सिटी, हर शहर, हर राज्य तक ये रिसोर्सेस का प्रॉपर अलोकेशन हो पाए। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट करती है रिसोर्स प्लानिंग। 3 स्टेप्स होती है रिसोर्स प्लानिंग में। पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी इन्वेंटरी निकालो, क्वालिटी चेक करो, क्वांटिटी चेक करो, सर्वे करो, मैप्स करो, ये काम करो। फिर एक प्लान बनाओ, उस प्लान को कंट्री के प्लान के साथ मैच कर दो। ये होती है 3 मोटा मोटा स्टेप्स। अभी डिटेल में भी आएंगे, ये आप छोड़ सकते हो, इतना पूछता नहीं, बट स्टिल पता होना चाहिए। प्लेन्स 43% है, 30% पहाड़ है, 27% प्लेट्यूज है, 27% प्लेट्यूज है। ये बोर्ड्स पूछ लेता है कि लैंड डिग्रेडेशन के कुछ मेजर रीजंस बताइए, तो ओवर इरिगेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, क्योरिंग है, ये सारी चीजें आती हैं। अब बेटा सॉइल बहुत तरह के हैं, 6 तरह के में। सबसे मेन है एल्यूवियल, बहुत पूछते हैं। वाइड स्प्रेड सॉइल है, पूरा नदन प्लेन इससे ढका हुआ है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों के समावेश से ये सॉइल का पदार्पण होता है। ये सॉइल 2 तरह से आता है, खादर और भंगार। भंगार बेसिकली भंगार ही है, कंकड़ पाए जाते हैं उसके अंदर, बेकार होता है। खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल है जिसके अंदर अच्छे खासे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये नदन प्लेन में है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, डार्क इन कलर, रिच इन पोटाश, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट, इन सब की खेती के लिए सबसे बेस्ट। काला सॉइल जिसको कॉटन सॉइल बोलते हैं, रेगुलर सॉइल बोलते हैं, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होता है। लाल मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल तुम्हें देखने को मिलेगा आयरन की वजह से, और येलो सॉइल तुम्हें देखने को मिलेगा जब वो उसके अंदर पानी आ जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। आखिरी के 3 इतने नहीं पूछे जाते। लेटेराइट सॉइल, लेटर वर्ड जो लैटिन का एक वर्ड है जिसका मतलब है ईट। डेजर्ट सॉइल राजस्थान की तरफ मिलेगा, सबसे बेकार सॉइल, खेती नहीं होती। माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल पहाड़ों तरफ आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है। सॉइल इरोजन के बहुत सारे कारण, और सॉइल इरोजन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आप स्ट्रिप क्रॉपिंग करो, टेरेस फार्मिंग करो, शेल्टर बेल्ट्स बनाओ, ये सारी चीजों से आप सॉइल को कवर कर सकते हो। अगला चैप्टर जो हमारा आता है, वो आता है फॉरेस्ट। इसमें से तो बहुत तुक्केबाज क्वेश्चन आएगा भी या नहीं भी आएगा, तो एमसीक्यू ज्यादातर देखने को मिलता है। तो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, ताकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, सपोर्ट सिस्टम बना रहे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन किया। भारत ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1972 के अंदर, जिसके अंदर टाइगर, फिर आपके राइनोस, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, इन सबको प्रोटेक्शन करने की मेन बात रखी गई थी। उसी में से 1973 में एक एक्ट चालू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको काफी हद तक फायदा में मिला। और फिर इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, जैसे सुंदरबंस आते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर पेरिया आता है, केरला के अंदर मानस टाइगर रिजर्व आता है, असम के अंदर बांधवगढ़ आते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं।
फिर ये तीन तरह से फॉरेस्ट है, एक तो रिजर्व जो आधे से ज्यादा है, प्रोटेक्टेड लगभग 1/3 है, और अनक्लास या अदर फॉरेस्ट जो प्राइवेटाइज किए हुए हैं। हाँ, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन आने के चांसेस है, जिसमें तुम्हारा एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में खुद के लॉज बनाए, जेएफएम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ओडिशा के अंदर जो चालू हुआ था, बीज बचाओ आंदोलन, और चिपको, वो याद है नदन हिमालय में पेड़ को हक कर लेते थे, तो वो चिपको मूवमेंट, ठीक है। ये वाटर रिसोर्स में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस स्कैरसिटी पे है। क्या क्या कारण है? एक तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर नीड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉल्यूशन, फ्यूचर नीड्स, बहुत सारी। ग्राउंड वाटर धीरे 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 डिप्लीट होते जा रहा है, धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं पर वाटर वाटर एडल्ट्रेटेड हो जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से। हमारे इंदौर रीजन में अभी ये केस सुना गया था जहां पर बहुत लोग मारे गए थे। तो काफी सारे केसेस की वजह से और काफी सारे पॉल्यूशन की वजह से वाटर की स्कैरसिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। आता है फिर डैम्स। नेहरू साहब ने बोला था डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि डैम्स पॉजिटिव्स भी दिखाते हैं, नेगेटिव्स भी दिखाते हैं। तो डैम्स के देखोगे तो इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, इनलैंड नेविगेशन, इंडस्ट्रियल यूज, काफी ज्यादा यहाँ पर काम आते हैं। डोमेस्टिक में नेगेटिव क्या है? एक तो वाटर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, वाटर सप्लाई पे झगड़े होना चालू हो जाते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ता है, सॉइल की हालत खराब हो रही है, सोशल गैप बहुत बढ़ रहा है, फ्लड्स क्रिएट भी हो रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इसके कुछ एडवांटेजेस। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर। 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा 2026 में। तीन तरह की फार्मिंग होती है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल। प्रिमिटिव पुराने टूल से यूज करते हैं, झूमिंग भी कहते हैं इसको, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। इंटेंसिव, फार्मर सोचता है कि यार मैं थोड़ा सा पैसा कमाऊं, तो थोड़े से सीड्स अच्छे यूज करता है, मशीन्स अच्छी यूज करता है, बट अभी भी जो लैंड की साइज है वो छोटी है। फिर आता है कमर्शियल, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर, हाई मशीन, हाई लेबर, बहुत सारा, खूब पैसा कमाना है इसके अंदर। ये आप छोड़ सकते हो, फार्मिंग सीजन एमसीक्यू में आ जाएगा, खरीफ, राबी, जेद। हाँ, सबसे मेन जो 5 नंबर का है वो है ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या क्या किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रूरल एग्रीकल्चरल बैंक्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, नबार्ड, दैट इज जो नेशनल बैंक्स बनाए गए थे रूरल एरियाज के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीजें करी गई फार्मर्स को अच्छा करने के लिए। अब ये रुको, क्रॉप्स में इधर आओ। ये बहुत सारी क्रॉप्स का टेबल बना के, इसकी पीडीएफ आप सोच रहे होगे तो टेलीग्राम ग्रुप में नीचे डल चुकी है, जाके देख सकते हो। मेजर क्रॉप्स में बेटा राइस जरूर पढ़ के जाना, और व्हीट, ये दोनों छोड़ के नहीं जाना। 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल लगती है, अबव 25 डिग्री इसका टेम्परेचर आता है चावल का, खरीफ क्रॉप है। फीचर्स में हम सबसे सेकंड नंबर पे आते हैं आफ्टर चीन चाइनी। एल्यूवियल सॉइल का इसका पदार्पण है, और एरियाज तो आपको नदन वेस्टर्न मिल जाएंगे। गेहूं, ये भी एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, 50 से 75 सेंटीमीटर की बारिश, कूल ग्रोइंग सीजन में ब्राइट सनशाइन, इसलिए रबी क्रॉप में कैटेगराइज होता है। नॉर्थ वेस्ट में बहुत चलता है, एल्यूवियल सॉइल इसको भी मिलेगा। और ये मिलेट्स आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं। मिलेट्स वो क्रॉप्स होती है जो बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए काउंट होती है, ज्वार, बाजरा, रागी, उसके अंदर ये काउंट होती है। मेज, मक्का, फूड और फूडर दोनों क्रॉप कहलाती है, याद रखेंगे। फिर और वो बहुत सारी है, जैसे गन्ना है, ऑयल है, टी है, कॉफी है। टी और कॉफी बेवरेजेस क्रॉप होती है। टी असम में ज्यादा मिलेगी, कॉफी कर्नाटका में ज्यादा मिलेगी। फिर आप देखोगे इसके बाद आप क्या आ जाएंगे, रबड़। रबड़ एक इक्विटोरियल क्रॉप है, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है। फाइबर क्रॉप में कॉटन आता है, जूट आता है, जूट इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। हाल खराब है जूट के बहुत सारे। फिर आ जाइए आप मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, बड़ा चैप्टर है ना, बहुत सारे टाइप से, कुछ कुछ मेन है, सुनते जाइएगा। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का आ सकता है या 2 का भी आ सकता है, कि जो मिनरल है ये कहां कहां पर, कैसे कैसे, कौन सी जगहों पर मिलते हैं। तो बेटा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में तुम्हें टिन, कॉपर, जिंक, लेड, स्मॉलर क्वांटिटी में वेन्स, लार्जर क्वांटिटी में लोड्स, क्रैकिंग्स में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाएंगे डिपॉजिट्स, जिसमें कोल, आयरन, जिप्सम। डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, जो वेदर्ड रॉक्स होती है उसका डीकम्पोजिशन, उसमें बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का हो रहा है। एल्यूवियल डिपॉजिट जिसको प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टिन। ओशन वाटर में तुमको सोडियम,
कैल्शियम, ये सारे सॉल्ट्स मिल जाएंगे। एनर्जी में दो तरह का डिफरेंस है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो है जो पुराने जमाने से चलते आ रही है, कोल पेट्रोल। नॉन कन्वेंशनल जो आज जन्म ले ही है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें। कन्वेंशनल जनरली नॉन रिन्यूएबल होती है, नॉन कन्वेंशनल जनरली रिन्यूएबल होती है। ये पॉल्यूशन क्रिएट करती है, वो इतना क्रिएट नहीं करती है। अब बेटा कौन कौन से मिनरल्स देख के जाओगे, वैसे तो बहुत सारे। सबसे पहले आयरन ओर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेस्ट ओर है, याद रखेंगे। इसमें रेशियो भी पता होना चाहिए। फिर हेमेटाइट है। कॉपर बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम अमरकंटक प्लेट्यू, और आपको ये पता होना चाहिए एल्यूमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। कोयला लिग्नाइट सबसे लो ग्रेड माना जाता है, और एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट कोल माना जाता है। झारखंड में सबसे ज्यादा मिलेगा। पेट्रोलियम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल गैस और जियोथर्मल, गोबर गैस वगैरह जो नेचुरल गैस के अंदर आती है। फिर आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी 5 नंबर के क्वेश्चन के दावेदार बैठे हुए हैं, जिसमें बैकबोन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल गैप को कम करता है, पॉवर्टी एलिवेशन में काम आता है, ये सारी चीजें। ये टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, ये पॉल्यूशन है, रोक दो। यहाँ आ जाओ। आयरन इंडस्ट्री में 3:4:2:1 आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन, स्टील बनाने के बेसिकली ये काम आता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू सबसे ज्यादा मेन एरिया है। एल्यूमिनियम हमने उधर देखा, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट। ऑटोमोबाइल पे क्वेश्चन आ सकता है, जो बेसिकली 1991 लिबरलाइजेशन के बाद बड़ा फेमस हुआ। तो आपको ये सब याद रखना है, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। बाकी क्वेश्चंस देखो बोर्ड्स ने कैसे पूछे हुए हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपका बहुत सारा काम ऑलरेडी हो जाएगा, इसके बाहर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, 2025 में पूछा था 5 नंबर का, कि क्या क्या स्टेजेस होती है। तो हमने देखा था सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, कि आप आइडेंटिफाई करो, सर्वे लगाओ, मैप लगाओ, जियोलॉजिस्ट को भेजो, क्वांटिटी देखो, क्वालिटी देखो, वो सारी चीजें देखो, कितनी क्या है सब देखो। फिर उसके बाद एक प्लान बनाओ, तो भैया इतनी रिसोर्स इस एरिया में जाएगी, जब रिसोर्स बांटेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर आप एक एग्जांपल दे सकते हो, इंडस इंदिरा गांधी कैनाल, ये इधर बना है राजस्थान के यहाँ पर। तो कैसे उन्होंने इंडस नदी के पानी को राजस्थान के एरियाज में पहुंचाने की कोशिश करी, तो वो एक रिसोर्स प्लान है जिसमें सालों लगते हैं। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग भी करो, और साथ में इसको मैच करो देश के प्लान से, जो देश का डेवलपमेंट प्लान होता है उससे भी मैच करना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये देखो लास्ट ईयर बोर्ड्स ने धड़का दिया था 2 क्वेश्चन पूछ के, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक ये आया था और में आए थे दोनों, और एक ये आया था, दोनों और में 5-5 नंबर में आए थे। देखो 5-5 नंबर में आए थे। कह रहे स्टडी द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स, फैब्रिक, यार्न, रॉ फाइबर वगैरह वगैरह। एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड, तो कैसे क्या प्रोडक्शन हुआ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हुआ फाइबर प्रोडक्शन। क्या किया? सबसे पहले फाइबर प्रोडक्शन नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंथेटिक तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो नेचुरल और सिंथेटिक से पहले तो प्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद स्पिनिंग करी। क्या किया? स्पिन किया। स्पिन करके इसको यार्न बनाया। क्या बनाया? यार्न बनाया। इस प्रोसेस ने इसकी यूजेबिलिटी को ज्यादा अच्छा किया और प्रिपेयर किया। फिर उनको वीविंग और नेटिंग, बेसिकली कढ़ाई और जो जॉइनिंग वगैरह होती है उसके लिए। फिर इसकी हुई वीविंग और नेटिंग। फिर इसको वोवन किया, निट किया, फैब्रिक में एक पूरा बढ़िया सा कपड़ा बनाया, इसको एक फैब्रिक बनाया। ठीक है। फिर इसका एक यूजेबल मटेरियल क्रिएट हुआ। फिर इसको डाई करते हैं और फिनिशिंग देते हैं। तो इसकी डाइंग होगी, कलरिंग करेंगे इसको, और फिर इसको फिनिशिंग देंगे कि कैसा क्या बन रहा है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी, तो काफी सिग्निफिकेंट है। और फिर इससे एक गारमेंट मैन्युफैक्चर होगा, इससे एक गारमेंट मैन्युफैक्चर होगा जिसे आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स में सबसे पहले प्रोडक्शन करवाओ, फिर स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर डाइंग एंड फिर मैन्युफैक्चरिंग। इस तरीके से पूरा वैल्यू एडेड फंडा चल गया। अच्छा क्वेश्चन है। उसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, कह रहा है स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करो। जिस पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे प्लांट तक, जिसमें तुम्हारे आयरन ओर होगा, कोल होगा, लाइमस्टोन होगा, 4:2:1 का रेशियो।
फिर एक ब्लास्ट फर्नेस मतलब क्या बोलते हैं इसको, भट्टी, भट्टी जिसमें उसको जलाएंगे, उसको हीट अप करेंगे तो मोल्टन आयरन बनेगा इसके अंदर। क्या, हाँ देखो, ये देखो मोल्टन आयरन, और इस मोल्टन आयरन को ही पिग आयरन बोलते हैं। मोल्टन आयरन को क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। तो उसको ब्लास्ट फर्नेस में उसको पिग आयरन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, पिग आयरन बनाया जाएगा। तो हाई कार्बन कंटेंट होगा, फिर इससे स्टील मेकिंग करी जाएगी। बट सबसे पहले इसको बहुत सारे मेथड से गुजारा जाएगा, जिसमें एक तो बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस होती है, फिर आती है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जिससे इसमें एक तो वो कार्बन कंटेंट कम होगा और एलॉइंग एलिमेंट्स अच्छे खासे बनाएंगे, और फिर फाइनली इसको एक शेप दिया जाएगा, रोलिंग करा जाएगा, प्रोसेस बनाई जाएगी, इसको एक मोल्ड में डाला जाएगा, तब जाके आपका प्रॉपर एक स्टील बन के आएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, 5-5 नंबर में पूछे गए थे। मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल बहुत आता है, बहुत आता है। सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल है, इंडिया का पूरा नदर्न प्लेन इससे ही कवर्ड किया गया है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का नवावेश है यहाँ पर। खादर और भंगार में ये पाया जाता है दो तरह से। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, पहले तो रिच इन मिनरल्स, चाहे वो पोटाश हो, फॉस्फोरिक एसिड हो, लाइम हो, इन सब में ये पाया जाता है इसके अंदर। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल, चावल, गेहूं, इनके लिए। रिवर्स का डिपोजिशन जो हमने बोला, गंगा, ब्रह्मपुत्र, टू टाइप्स, खादर और भंगार। जो खादर नया है, अच्छे खासे मिनरल्स है, भंगार बेकार है, अच्छा खासा मॉइस्चर रिटेंशन। तो ये सारे फीचर्स एलुवियल सॉइल के काउंटेबल होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है रिपीट करके इस साल भी। In India, some regions are rich in certain type of resources but deficient in other. Do you agree? Yes, CBSE 2023। yes, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा, मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोयला और आयरन बहुत मिलेगा, हद मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स अच्छी मिलेगी, राजस्थान में सोलर विंड मिलेगा, लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज बट वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये explain how communities have conserved and protected forests। JFM, चिपको मूवमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे तुम्हारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये चिपको मूवमेंट है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उड़ीसा के अंदर। फिर देखोगे अगेन एक क्वेश्चन फॉरेस्ट से रिलेटेड 2023 में आया था, इस बार भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही। द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी is highly correlated with the loss of cultural diversity। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो कल्चरल डाइवर्सिटी में भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब जैसे आदिवासी कम्युनिटी जो होती है वो ज्यादातर प्रकृति पर डिपेंड होती है, नेचर उनके लिए भगवान है। जैसे हम भगवान को मूर्तियों में ढूंढते हैं, वो लोग पर्यावरण में ढूंढते हैं। तो अगर हमने उनके सारे जंगल या ये पूरी डाइवर्सिटी को ही खत्म कर दिया तो अल्टीमेटली जो उनकी वर्शिपिंग पॉलिसीज है, उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, उसको भी तो हम खत्म कर देंगे। तो वो क्वेश्चन यही कह रहा है। तो हाँ देखो, has affected the livelihood of many communities। They depend on forest, food, medicine, drink, सबके लिए। In certain society, women are involved in fuel connection, fodder, फिर women have to go in search of food, water, fuel। तो सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी अगर आपने सारे के सारे जंगल, सारे के सारे फॉरेस्ट, इन सबको रिमूव कर दिया। तो कल्चर तो जाएगा ही, लोगों को लाइवलीहुड भी चेंज करना पड़ेगा, लोगों को अलग अलग धंधों में जाना पड़ेगा, अलग अलग बिजनेसेस में जाना पड़ेगा। फिर 2025 वाटर रिसोर्स से मिलता जुलता क्वेश्चन, कैसे इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ने फ्रेश वाटर के ऊपर हाल खराब कर दिए। यार जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस ये इंडस्ट्रीज वाले तो बड़े बेकार होते हैं। ये इंडस्ट्रीज वाले क्या करते हैं, इनको इतना पानी लगता है, इतना पानी लगता है, सारा फ्रेश वाटर निकाल देंगे और बोलेंगे अरे हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं देश का। डेवलपमेंट होना चाहिए बट इकोनॉमिकल प्लस इकोलॉजिकल, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी होना चाहिए, वरना तो फिर तो क्या ही इन्वायरमेंट। तो काफी प्रॉब्लम है। आपको दिखा होगा वाटर जनरली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगता है। रैपिड इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, तो वाटर की स्कैरसिटी तो बड़ी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। और इस स्कैरसिटी को ही कम करने के लिए देश में अभियान चलाए जा रहे हैं।
Three reasons due to which multi-purpose projects have came under great opposition. Great opposition भी आ सकता है, great scrutiny भी आ सकता है. Scrutiny मतलब वही होता है. क्या हुआ है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से? सोशल गैप बढ़ा है, सॉइल सेडिमेंटेशन हुआ है, रिवर की नेचुरल फ्लो को प्रॉब्लम हुई है, कम्युनिटीज को माइग्रेट करना पड़ा है, फ्लड्स क्रिएशन हुआ है, फिश ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आई है. कितने सारे तो प्रॉब्लम्स बता दी मैंने तुमको. देखो, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज प्रॉब्लम, सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम, रेनफॉल की वजह से और एक्सेसिव फ्लड्स क्रिएट हो रहे हैं, अर्थक्वेक डिसीजेस क्रिएट हो रही है, अर्थक्वेक वाटर बॉर्न डिसीजेस. ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे डैम्स ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं. थ्री हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट लिमिटेड इन एंशिएंट इंडिया. क्या ये वो भोपाल वाली बात कर रहा है? भोपाल इज नोन एज द लेक्स कैपिटल. तो भैया यहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे पहले डैम. अब तो सीमेंटेड बन गए, अब तो कंक्रीट से बनने लगे, पहले लकड़ी से बनाए जाते थे. देखो, sophisticated water harvesting, channeling flood water, Naga Arjuna in Andhra Pradesh, 11th century भोपाल lake, one of the largest artificial lake. उस समय में सबसे ज्यादा largest artificial lake. The tank in Hawes, खास दिल्ली was constructed by Itmish. तो इन लोगों की हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के आपको आंसर देना. अच्छा क्वेश्चन था ये. देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन. इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. इस साल भी 2026 में ये आएगा पक्का, कि क्या क्या ऐसे इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लिए गए. चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, सारी चीजें, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना हो, मार्केट्स को अच्छा स्टैंडर्डाइज करना हो, वो सारी चीजें. ये देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन, और लिख के आ पाओ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय आपके स्वामीनाथन, तो आपका अच्छा उसमें मिलेगा मार्किंग. इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्म मशीन, हेल्पलाइन नंबर्स, किसान क्रेडिट कार्ड, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स किया है, लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं, स्कीम्स लगाई गई है, क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें करी गई है. बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत आता है, इस साल भी आ सकता है. सपोज यू आर अ फार्मर, ठीक है भाई तुम किसान हो, यू वांट टू कल्टीवेट राइस, डिस्क्राइब 3 जियोग्राफिकल कंडीशन. तो याद करो, राइस के लिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल खरीफ सीजन के अंदर आता है, एलुवियल सॉइल लगता है, टेम्परेचर चाहिए अबव 100 सेंटीमीटर, अबव 25 डिग्री का टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी इज पॉसिबल टू ग्रो. फिर ये सारी चीजें. ऐसे ही वीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड बैकबोन. बहुत फेमस क्वेश्चन है. क्या स्टेटमेंट को आप जस्टिफिकेशन दोगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ, पॉवर्टी कम करते हैं, रीजनल लेवल पे ग्रोथ क्रिएट होती है, फार्मर्स के लिए अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, सोशल गैप कम होता है, बहुत सारे. देखो, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, आगे पढ़ोगे एक क्वेश्चन भी कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है. रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करता है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर को कम करता है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी हटाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंशियल काफी. 2024 में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से क्वेश्चन आया था, हाउ इज एनर्जी अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमी. सोचो, अगर कोल पेट्रोल ही ना हो तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट हो पाएगा? नहीं. आज भी भारत देश में ट्रेनें चलती है, पेट्रोल हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा स्रोत है, नेचुरल गैस है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी से क्रिएशन होता है. इनके बिना तो आप ग्रोथ क्या अपने डे टू डे को भी वो नहीं कर सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते हो. देखो, काफी नेशनल इकोनॉमिकली के लिए बहुत मैटर करता है इकोनॉमिक एडवांसमेंट, चाहे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल हो, हर जगह तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कौन सा सेक्टर नहीं है. फिर ये सारी है. एज अ रिजल्ट एनर्जी कंजप्शन से स्टेडली इंक्रीज, धीरे धीरे और इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा, पॉपुलेशन और बढ़ी रही है. सस्टेनेबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी पे रिलाय करना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मानी जाती है. The development process of India has experienced transformation due to significant influence of IT and electronic industry.
भाई आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जिसमें बैंगलोर इज द मेजर हब, तो उस बैंगलोर इज द मेजर हब प्लस कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ्लरिश करता है और बढ़ाता है, वो आपको उसके अंदर लिखना है। देखो, प्रोडक्ट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर रेंज वाइडली, चाहे सेल फोन्स हो, कैलकुलेटर्स हो, ईयरपॉड्स हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। इंडियाज इकोनॉमी हैज चेंज एंड द जीडीपी बहुत इंक्रीज हुई है भैया आईटी इंडस्ट्री की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की वजह से। मेजर ग्लोबल सेंटर फॉर आईटी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इसके अंदर। जैसे पुणे है, बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, मेन तो बेंगलोर है। बूस्टेड इंडियाज रेपुटेशन एज अ लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल डेस्टिनेशन। अब तो लोग आ रहे हैं भारत देश में कि हाँ भाई इस देश में भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, इस देश में भी टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है, टेक्नोलॉजी क्रिएशन हो रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो रैपिड एक्सपांशन हो रहा है। फिर ये देखो 2024 2023 दोनों में आया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, यस। और ये भी बोलता है दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, तो पूछता है, घुमा के भी पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। एक्सक्लूसिव मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बेसिकली। तो सिंपल सा फंडा है, जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा उसी रॉ मटेरियल से जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, वो एक फिनिश्ड गुड बनाएंगे एंड वही फिनिश्ड गुड देन हमारे आसपास के लोगों और हम तक पहुंचेगा। तो दैट इज बेसिकली आपका दे बोथ गो हैंड इन हैंड। देखो, agro based industry have given a major boost to agriculture, raising productivity and efficiency। फिर ये पूरा लिखा है इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। मेन तो बिना एग्रीकल्चर के तो इंडस्ट्रीज का खान पान ही नहीं चलेगा। तो काफी डेवलपमेंट, और दोनों एग्रीकल्चर ग्रो होगा, इंडस्ट्रीज ग्रो होगी, दोनों साथ साथ चलते हैं। हम चले साथ साथ सनम। आगे देखोगे, मिनरल अकर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। याद करो, कॉपर, टिन, जिंक, लेड, इसके अंदर तुमको ये मिलने को मिल जाएंगे। ये था ना, मैंने बोला था ना, ये फॉर्म्स ऑफ जो मिनरल होते हैं, मोड ऑफ अकरेंस जो होते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो एक दो दो नंबर का है, अभी 5 नंबर में आ जाएगा कि बताओ मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, 5 स्टेप्स टू सेव फ्रेश वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये तो तुम खुद समझ सकते हो। अवेयरनेस फैलाओ, और इरिगेशन पे आप सप्लाई को लिमिट करो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो ये था ज्योग्राफी का एंड गेम। एमसीक्यू सीरीज ऑन दी वे आई रही है, बाकी हमने सब डलवा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।